जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज आप लोगों की उर्दू लैंग्वेज की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग असनाफ़ अदब यानी अदब की सिनफ़ें, जो कि एक नस्र जिसको हम प्रोज़ कहते हैं और दूसरा नज़्म जिसको हम पोइट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप स्लाइड में देख सकते हैं। आपका चाहे पेपर फर्स्ट या सेकंड हो, उसमें दूसरे नंबर पे आता है आपका असनाफ़ अदब। देखिए असनाफ़ अदब, इसमें नस्र और नज़्म, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। देखिए दूसरा पेपर अगर आप है अपर प्राइमरी लेवल, उसमें भी ये है। ठीक है, टॉपिक बड़ा इसलिए है क्योंकि असनाफ़ अदब में असनाफ़ जो नस्र हैं, नस्र की जो सिनफ़ें हैं, उसमें देख रहे हैं इतने सारे टॉपिक को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। दास्तान, नावल, अफ़साना, ड्रामा, मज़मून, मक़ाला, इंशाइया, सवानेह, ख़ाका, सफ़रनामा, हिकायत, तनक़ीद, तहक़ीक़, तबसरा, निगारी। और इसी के साथ शेर वाले में देखिए शेर क्या है, मिसरा क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है। इसी के साथ अशारी सिन्फ़ में देखेंगे गज़ल किसको कहते हैं, कसीदा क्या है, मरसिया क्या है, मसनवी क्या है, रुबाई क्या है, क़िता क्या है, नज़्म क्या है, हम्द क्या है, नात क्या है, मुखम्मस क्या है, मुसद्दस क्या है। इसके बाद आपको असनाफ़ नस्र में कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक पहलू को हम लोग डिटेल से समझेंगे, आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आपने देख ही लिया है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। आखिर में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, ताकि हमें एक फीडबैक मिल सके। और इसी के साथ आप अपने ग्रुप में मेरे कहने से सेंड कर दीजिए, क्योंकि आप बीएड के हों या डीएलएड के हों, अपने कॉमन ग्रुप में भेज दीजिए ताकि और स्टूडेंट जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है उनको फ़ायदा हो सके। लाइक भी कीजिए। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक जुड़े नहीं तो उससे जुड़ जाएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अपलोड होती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आपने देख ही लिया है किन किन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। असनाफ़ अदब में नस्र और नज़्म दोनों की कितनी सिनफ़ें हैं, सबको डिटेल से देखेंगे। देखिए बुलेट फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, किस्से कहानी की तरह नहीं देखेंगे। इसी के साथ आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो लैंडस्केप मोड में, यानी मोबाइल ऐसे लेटा कर देखिए, आपको स्लाइड बिल्कुल क्लियर दिखेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दास्तान। दास्तान को इंग्लिश में कहते हैं फ़िक्शन। क्या कहते हैं? फ़िक्शन। अफ़सानवी अदब में दास्तान सबसे क़दीम है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सबसे क़दीम सिन्फ़ कौन है, दास्तान पे टिक कीजिएगा। ठीक है, दास्तान का फ़न बयानिया है। पूछा जा सकता है दास्तान का कौन सा फ़न है, बयानिया है। 2 पॉइंट हमने देख लिया। दास्तान किसी एक वाक़या पर मबनी नहीं होती है, इसमें एक ही वाक़या नहीं बहुत सारे वाक़यात पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा क्या है, एक किस्से के ख़ात्मे पर पहले दूसरा शुरू हो जाता है। एक किस्सा ख़त्म होता है, दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक दोनों किस्से में एक कनेक्शन यानी रब्त रहता है ताकि पढ़ने वाले को कोई बोरियत ना हो। ठीक है, ये सारी खासियत किसकी है, दास्तान की। दास्तान में और क्या है, हर एक किस्सा एक ख़ास अंजाम को पहुंचता है। हर एक किस्से में एक ख़ास रिज़ल्ट यानी एक नतीजा निकलता है। दास्तान में एक मरकज़ी किरदार जो एक सेंट्रल आइडिया है, वो भी बीच बीच में दास्तान में घूमती रहती है। आमतौर पर दास्तान का अंजाम खुशगवार होता है। उसके हर एक हिस्से में तहय्युर, जिससे आप हैरत में पड़ जाएं, और तजस्सुस, जिसमें किसी चीज़ की तलाश करने लगें, को कायम रखा जाता है। ठीक है, ये सारे इसकी खासियत हैं जिससे आप दास्तान को पहचान सकते हैं। नंबर 2 पे नावल आती है।
ठीक है। इंग्लिश में भी नावल कहते हैं, हिंदी में उपन्यास कहते हैं। ये क्या है? नसरी बयान का फ़न है, ठीक है। नावल क्या है? नसरी बयान का एक फ़न है जिसकी तश्कील में प्लाट, एक पूरा प्लाट यानी एक ढांचा होगा, किरदार, जो अलग अलग लोगों का किरदार होता है, कोई हीरो है, और इसी के साथ तर्ज़ अदा और नुक्ते नज़र की ख़ास अहमियत होती है, ठीक है। नावल की तिवालत की कोई हद मुकर्रर नहीं। नावल क्या है? आप देखेंगे कई जिल्दों में नावल होती, ठीक है। एक मोटी मोटी किताब एक नावल बनती है, उसके लिए किसी ख़ास मौजू की क़ैद नहीं होती। नावल को जदीद अहद का रज़मिया भी कहा जाता है। जदीद दौर में नावल का बहुत ज़्यादा चलन रहा है, ठीक है। नावल लिखते हैं लोग, यानी नोबल प्राइज़ भी उनको मिलता है लिटरेचर में, ठीक है। कि नावल क्या है? किसी चीज़ का एक आईना होती है, समाज का भी एक आईना हो सकती है। अब हम नंबर 3 पे देखेंगे आपका अफसाना। एक ऐसी नसरी सिन्फ जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को कम से कम अल्फाज में बयान किया जाता है। एक वाक़या, एक पहलू। दास्तान में बहुत सारे वाक़यात थे, इसमें एक वाक़या। अफसाने में बयान का ऐसा उसलूब इख्तियार किया जाता है कि दिलचस्पी कायम रहे और मकसद भी वाज़ेह रहे। पढ़ने वाले की दिलचस्पी यानी पढ़ने की एक लगन, कोई चीज़ पढ़े तो उसको आखिर तक पढ़ने के लिए उसके अंदर तलब रहे, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि तअस्सुर की वहदत हर हाल में बरकरार रहे, यानी जब आप पढ़ते जाएं उसमें उसका एक असर, एक इम्पेक्ट जो है पढ़ने वाले पे बाकी रहे। ये नहीं कि बोरियत होने लगी, नहीं तो बन करके रख देगा। चलिए, अफसाना को कहानी भी कहा जाता है, अफसाना ही को कहानी भी कहते हैं। अफसाना को एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, एक नशिस्त एक बैठक में, यानी 5 से 10 मिनट में। अक्सर अफसाना किसी एक किरदार पर मरकूज़, उसमें सेंट्रल आइडिया क्या है? कोई एक किरदार होता है। अफसाना में प्लाट, किरदार, टेक्निक और ज़ुबान व उसलूब की ख़ास अहमियत है। अफसाने में ज़ुबान तख्लीक़ी होती है। क्या है? तख्लीक़ी यानी क्रिएटिव। चलिए, अब आगे क्या है आपका ड्रामा। ड्रामा बहुत सुनते होंगे, ठीक है। ड्रामा वो फ़न है जिसमें एक प्लाट और एक किस्सा होता है, एक प्लाट और एक किस्सा होता है जो किरदारों, मुकालमों मतलब जो आपस में डायलॉग होती है, ठीक है, और अदाकारी के ज़रिए नाजरीन के रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है। ड्रामा दरअसल स्टेज का फ़न है। ड्रामा क्या है? कोई भी रोल होता है स्टेज पे आकर के प्ले किया जाता है, सबका अलग अलग किरदार यानी रोल होता है। जैसे ड्रामा ही से मिलती जुलती शक्ल है नुक्कड़ नाटक। आप देखेंगे जगह जगह लोग नुक्कड़ नाटक, यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, कोई एक सोशल इशू लेकर के उस पर नाटक नुक्कड़ किया जाता है। आपने बीएड में भी, डीएलएड में जो आपका कैंपस लगता है उसमें आप किए होंगे, ठीक है। रेडियो ड्रामा है और इसी की तरह टेली ड्रामा वगैरह, ये सब ड्रामा की किस्में हैं, ठीक है। अब आगे है कुछ और सिन्फ है मज़मून। कहा जाता है ना, आप मज़मून लिखिए यानी एस्से लिखिए। मज़मून क्या है? नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इस तरह इजहार ख्याल किया जाता है कि एक मरबूत तहरीर बन जाए, यानी एक मरबूत यानी एक सिस्टम से एक तहरीर बन जाती है उसमें। इसी के साथ मकाला उसकी बड़ी किस्म है। मकाला गैर शख्सी और मालूमाती मज़मून, ऐसा मज़मून जो गैर शख्सी होता है, और मालूमाती मज़मून यानी उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक लफ्ज़ आता है इंशाइया। ए नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू को बेतकल्लुफ़ी के साथ बग़ैर किसी मंतकी तरतीब के दिलकश और ख़ूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है, इसको हम इंशाइया कहते हैं, ठीक है। अब आगे है सवानेह। कहते हैं कि उन्होंने सवानेह लिखी है। सवानेह में एक बायोग्राफ़ी होती है, एक ऑटोबायोग्राफ़ी होती है, उसको भी समझेंगे। आम तौर पर किसी मशहूर व मुमताज़ हस्ती के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों की रुदाद बयान की जाती है। एक होता है बायोग्राफ़ी, आपने किसी की बायोग्राफ़ी लिख दी तो उनकी जो कुछ हालात ज़िंदगी उसमें लिखी जाएगी, उनके कारनामे यानी अचीवमेंट क्या क्या हैं, उसी के साथ
رودات کو، ان کے کارناموں کے رودات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اپنی حالات زندگی خود تحریر کرنا، اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا دونوں میں فرق ہے۔ آٹو کا لفظ آیا یعنی خود اپنے آپ سے آپ لکھتے ہیں، اپنی حالات زندگی میں خود تحریر کرنا، آپ بیتی یا خود نوشت، اس کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں، خود نوشت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ آگے ایک لفظ آتا ہے خاکہ۔ خاکہ کیا ہے؟ ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی شخص کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں و خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، قاری کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر آ جاتی ہے، بالکل جیسے گویا کہ اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھا ہے۔ آگے ایک ہے سفر نامہ۔ پہلے لوگ ٹریول بہت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن اب لکھنے کا مزاج بہت کم ہو گیا ہے۔ سفر نامہ کیا ہے؟ اس میں مصنف اپنے سفر کے احوال اور تجربات تخلیقی انداز میں بیان کرتا ہے۔ جیسے مان لو کوئی نارتھ کا ہے، ساؤتھ میں آ گیا، اب حیدرآباد گیا، اب حیدرآباد میں مکہ مسجد دیکھا، اور ادھر ادھر جو ہے ٹاؤنز دیکھے، پھر گولکنڈہ دیکھا، چار مینار دیکھا، عثمانیہ یونیورسٹی دیکھی، اور بہت سارے تاریخی مقامات کو دیکھا، دیکھ کر کے اس کے بعد کیا ہے، جو کچھ وہاں دیکھا، وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب، وہاں کا رہن سہن، کس طرح سے لوگ رہتے ہیں، پھر ان کا کھانے پینے کی اسٹائل، کس طرح سے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، کیسے لوگ وہاں مندی بیٹھ کر کے زمین پہ کیسے کھاتے ہیں، سب کچھ کیسے ہے، قالین بچھا کر کس طرح سے چائے پینے کا مزاج ہے، وہ سب اس نے ایک ہفتے میں آبزرو کیا، اس کے بعد اپنا سفر نامہ لکھ دیا۔ ساؤتھ کی زندگی یا حیدرآباد کی، یعنی حیدرآباد کی سیر کر کے لکھ دیا، ٹھیک ہے، حیدرآباد کی سیر اس نے کی ہے۔ تو اس طرح سے پہلے لوگ لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ سفر کے دوران ڈائری کی شکل میں نوٹ کرتا، اب سفر کرتا ہے، کہیں بھی دیکھنے گیا، کسی مندر گیا، کسی مسجد گیا، کوئی ٹورسٹ پلیس گیا، وہ اس کو لکھتا رہتا تھا۔ اس میں گاؤں، شہروں، ملکوں کی تاریخ، جغرافیائی، سیاسی، سماجی حالات، کیسے لوگ، کیسے وہاں کی پولیٹکس ہے، کیسے جو ہے سماجی حالات ہے، موسم ہے، جیسے کوئی نارتھ کا آئے گا، ساؤتھ میں دیکھے گا، یہاں ہر موقع پر ڈھول نگارہ لے کے، جیسے پولیٹکس لوگ پرچار کرتے ہیں اس میں ڈھول بجاتے ہیں، ادھر آپ جائیں گے یعنی لکھنؤ میں یا دلی وغیرہ، وہاں ایسا کلچر نہیں، وہاں ڈھول کم چلتی، لیکن یہاں چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کے باشندوں کے رہن سہن، کھانے پینے کے طریقوں، وہاں کی رسموں اور روایتوں کا ذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں کی یہاں لوگ پھول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے خاص طور پہ جو نان مسلم کے ہیں، وہ بالوں میں گجڑا یہ سب لگانا، ادھر آپ دیکھیں گے نہیں پائیں گے، تو یہ سب الگ الگ کلچر ہوتا ہے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حکایت۔ حکایت ایک مختصر قصہ ہوتا ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے۔ حکایت میں کیا ہے، کوئی آپ کو مورل والا لیسن ملتا ہے۔ اکثر حکایات کے کردار چوپائے اور پرندوں کی زبانوں میں لکھے جاتے ہیں، جیسے آج کل آپ چمپک انگلش میں، اب اردو میں، ہندی میں بھی آنے لگے ہیں، چمپک لائیے، اس کے جانوروں کی زبانی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، اس میں کیا ہے، اخلاقی سبق اس سے ملتا ہے، جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ اب آگے کیا ہے، تنقید، یعنی کریٹیسزم ہوتا ہے۔ تنقید کیا ہے، اس کے لغوی معنی پرکھنا، کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا، اصطلاح میں خوبیوں و خامیوں کا صحیح اندازہ لگانا، ان میں کوئی رائے قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، تحقیق، یعنی حقائق کی تلاش۔ اس کے ساتھ تنقید کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، جب آپ تنقید کریں گے تبھی آپ حقائق لکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تبصرہ نگاری، کسی کتاب کے اہم یا غیر اہم ہونے کے متعلق ناقد یا مبصر کے خیالات کا اظہار، یعنی تبصرہ نگاری۔ کوئی آپ کو بک دی جائے، یعنی جیسے آپ بک ریویو کرتے ہیں، اس پہ آپ تبصرہ لکھیے، پورا دیکھیے اس میں بک کی اچھائی کیا ہے، خرابی کیا ہے، اس کے پیج کیا ہیں، ٹائٹلز کیا ہیں، اور اس میں کیا کیا اچھائی لگی آپ کو، اس میں کیا کیا کمی لگی، ٹھیک ہے، اس کو بک ریویو۔ اب ہم نے نثر کے اتنے ہی ٹاپک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نظم تھوڑا مشکل مانا جاتا ہے۔ نظم میں کن کن چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے، دیکھ لیتے ہیں۔
इसमें शेर मिसरा क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है। ठीक है, चलिए हर एक को हम लोग देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले शेर, जिसको हम पोइट्री के नाम से जानते हैं। देखिए, अभी तक नस्र आपको समझ में आया तो एक बार लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, शेर व कलाम है जिसमें लफ्ज़ों को एक ऐसी ख़ास तरतीब यानी मौज़ूनियत हो, जिसमें लफ्ज़ों की एक ख़ास तरतीब, जिसमें एक मौज़ूनियत, जिसका एक वज़न पाया जाए। ठीक है, और उसे पढ़ सुन कर एक ख़ास तअस्सुर पैदा हो, पढ़ कर के सुन कर के एक असर पैदा होता है। ये शेर की जो है बहुत ही अच्छी ख़ासियत मानी जाती है। अब देखिए, इसी से मुताल्लिक़ एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, अपना मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, आपस में कभी तू मैं में हो जाती, लड़ाई हो जाती। अब लड़ाई हो गई एक दोस्त की दूसरे दोस्त में, तो क्या है, फिर बाद में सोचा यार बहुत आगे बढ़ गए, गाली गलौज होने लगी। फिर कहा हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, जैसे तू मैं में होने लगी, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। यानी इस तरह के बात करने का अंदाज़ एक दोस्त के साथ अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर क्या है, उसको एहसास हो गया यार दोस्ती में हम लोग बहुत आगे निकल गए, दुश्मन बन गए। फिर दूसरे ने क्या कहा, कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, मतलब जो आपस में हम लोग कह दिए कोई बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये क्या है, एक शेर की खासियत है, इसी को हम शेर कहते हैं। एक वज़न आपको पाया गया, उसी के साथ छोटे अल्फाज में बहुत बड़ा माना अदा हो गया। ठीक है, उसने ऐसे कहा तो क्या हुआ कि दोस्ती जो है फिर लोग तू मैं में बंद कर दिए, फिर दोस्ती की बातें करने लगे। ठीक है, हसरत मोहानी मोमिन का शेर था, हसरत मोहानी का शेर है। शेर दर असल हैं वही हसरत, शेर दर असल हैं वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। ठीक है, अब आपको शेर समझ में आ गया होगा। एक लफ्ज़ बार बार सुनते होंगे नज़्म में, मिसरा। मिसरा क्या है, शेर दो मौजू सत्रों का मजमुआ होता है, उसका हर सत्र को मिसरा कहते हैं। जैसे दो लाइन होती ना, दोनों अलग अलग मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरे ऊला और दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहा जाता है। जैसे एक शेर देखिए, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। अब कोई आशिक मिजाज जो है किसी महफिल में बैठा है और किसी हसीना की तलाश कर रहा है, तो वही कह रहा है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, सबसे खूबसूरत इसमें कौन है। अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ, अब देखिए नज़र कहाँ टिक जाती है किस हसीना पे। तो ये दोनों क्या हैं, हमें बताना है कि पहला मिसरे ऊला है, दूसरा मिसरे सानी है। ठीक है, चलिए अब वज़न व बहर बार बार सुनते होंगे शेर में। ठीक है, इसके बाद कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, बहर को नापने के लिए कुछ ख़ास अल्फाज हैं जो वज़न कहलाते हैं। जो बहर है, बहर को नापने के लिए कुछ ख़ास औज़ान हैं, कुछ ख़ास अल्फाज हैं जिसको हम वज़न कहते हैं। वज़न आप समझ गए। वज़न एक ऐसा पैमाना है जो शेर को नस्र से मुख्तलिफ बनाता है। वज़न ही के ज़रिए आप शेर को और नस्र से मुख्तलिफ बनाएंगे। ठीक है, मिसाल देख लेते हैं ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। वज़न, ये देखिए, ये क्या है, एक बहर है, क्या है, इसका एक वज़न है, क्या है, फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन, एक वज़न हो गया, एक बहर है। फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन, अब इसी पैटर्न पे शेर कहा जाएगा। पहले तो कहा जाता, अब तो आज़ाद शायरी हो गई। क्या है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं,
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ستاروں سے آگے، دیکھیے اس کی تختی یعنی اس کو کاٹا گیا ہے کس پہ؟ فعول کے وزن پہ، جیسے فعول، جیسے فاعو یعنی ستا، فعو یعنی ستا، لن یعنی روں، ایک وزن ہو گیا۔ فعو یعنی سی، عو یعنی آ، لن یعنی گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس کو کاٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پورا بتائیں گے تو ویڈیو بلا وجہ لمبی ہوگی۔ آپ کوئی بچے نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ٹیچر بننے کے لیے، استاذ معلم بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بس تھوڑا سا آپ نے پڑھا ہوگا، ایک بار یہاں ریویژن ہو جائے گا۔ وزن دوسرا دیکھ لیتے ہیں، ایک ہے مفاعیل، مفاعیل مفاعیل مفاعیل، اس پر شعر دیکھیے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ٹھیک ہے۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہزاروں، ہزاروں خا، ہزا مفا، روں عی، خا لن، ایک مفاعیل کے وزن پہ۔ اسی طرح دیکھیے کاٹ کر کے پورا بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، اب ہے قافیہ، بار بار سنتے ہوں گے، قافیہ ہے، ایک ردیف ہے، ایک قافیہ۔ اب قافیہ ردیف کا آج کے بعد سے ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا۔ وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہو، یکساں آواز یعنی ایک طرح کی ساؤنڈ آئے، یا یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا قافیہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ دم اور کم، یہ کیا ہے؟ یہی آپ کا قافیہ ہے۔ اور نکلے، نکلے دونوں سیم لفظ جب ریپیٹ ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اے نمائش سراب کی سی ہے۔ دیکھیے ہستی اپنی حباب، حباب مطلب پانی کا بلبلہ۔ پانی کا بلبلہ کیا ہے؟ آپ تالاب میں ایک ڈھلا پھینکیے، تھوڑی دیر کے بعد بلبلہ آئے گا، بلبلہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہی انسان کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ ہستی ایک حباب کی سی ہے، اے نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ جو بہت چہل پہل 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، مندیاں کھا رہے ہیں، حیدرآبادی بریانی کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، زعفرانی چائے پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سراب کا مطلب ہوتا ہے آپ ریتیلی جگہ پر آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، جہاں ریت رہتی ہے، آپ دیکھیں گے جب سورج کی روشنی ریت پہ پڑتی ہے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے پانی ہے، اور جائیں وہاں سے اپنی پیاس بجھا لیں۔ سورج کی روشنی میں چمکتی ہے سفید ریت، پانی سمجھتا ہے، جاتا ہے، وہاں اس کو پانی نہیں بلکہ ریت ملتی ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں، یعنی جس کو دھوکہ کہہ لیں۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سب چہل پہل ہے، سب کیا دھوکہ ہے، جب زندگی ختم ہو جائے گی کچھ لے کر ہم جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ چمن یوں ہی رہیں گے اور ہزاروں بلبلیں سب اپنی اپنی بولیاں بول کے اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چمن ایسا ہی رہے گا، لوگ اپنی اپنی بات کہہ کے ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دم کم جہاں امتحان حباب سراب، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہی آپ کے قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، جس کو انڈر لائن بھی کر رکھا میں نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اوپر دیے گئے شعر میں خط کشیدہ یعنی لفظوں پر غور کرے، یعنی دم کم جہاں امتحان حباب سراب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تو یہ سب کیا ہیں؟ قافیے کی مثال ہیں۔ اب ردیف، ردیف قافیہ پہلے آئے گا شعر میں، ردیف آخر میں۔ ردیف کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ریپیٹ ہوتا دونوں شعر میں، جیسے اشعار میں قافیہ کے بعد پہلے قافیہ آئے گا، قافیہ کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ہم ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کی مثال دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ پہلا شعر، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے صاحب، یہی ردیف کی مثال ہے۔ اگر
आगे देखिए, जो गुज़रे मुझ पे मत उसे कहो, हुआ सो हुआ बला कशान मोहब्बत पे, जो हुआ सो हुआ बला कशान मोहब्बत। यानी जब हम, यानी आशिक अपनी माशूका से कह रहा है, जब हम लोगों की मोहब्बत का आगाज़ था, जब मैं तुझे चाहता था, तो जब तू मेरा इम्तिहान लेती थी, यानी बला कशान मोहब्बत, यानी मोहब्बत के इम्तिहान में जो हम लोगों ने एक मुसीबतें झेली हैं, पे जो हुआ सो हुआ, सब जो हुआ उसको भूल जाओ, ठीक है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यानी जो आशिक कह रहा अपनी माशूका से, यानी महबूब अपनी महबूबा से कह रहा है, यानी या महबूबा भी महबूब से कह सकती है कि और जो हम में तुम में करार था, यानी जो बेचैनी थी, वो तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, यानी हमेशा जन्म जन्म का साथ, एक साथ हम लोग रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, वो वही यानी वादा निबाह का, यानी एक ही खालिस मोहब्बत करेंगे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ठीक है। तो ये आखिर में याद हो, हुआ हुआ है, सब क्या है, यही रदीफ़ की मिसाल है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे और शेयर भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक नहीं किए तो लाइक भी करें, ठीक है। आगे मतला, ठीक है। मतला क्या है, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी वग़ैरह के पहले शेर को मतला। अब आगे हम गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी कहते किसको वो भी समझेंगे, ठीक है। शेर को मतला कहते हैं। मतला की पहचान है कि उसके पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ पाया जाता है। काफ़िया, रदीफ़ आपको पता है, काफ़िया हम जैसे अल्फाज, रदीफ़ क्या है, अल्फाज रिपीट होते हैं। मुसलसल बेकली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। यानी मुसलसल उदासी लाइफ में है, ज़िंदगी में है, लेकिन फिर भी जीने की ख्वाहिश है, ठीक है। तो रही है क्या है, यही आपका रदीफ़ है। मतला यानी गज़ल, कसीदा, पहले शेर को मतला कहते हैं। ये पहला शेर क्या है, यही जो पहला शेर है, बहुत सारे अशार में पहला शेर क्या होता है, वो मतला कहता है, मतला कहते हैं। तो पहला शेर जो मैंने अभी पढ़ा है, मगर जीने की सूरत तो रही है, क्या है, यही मतला है। मतला आप समझ के होंगे। एक लफ्ज़ बार बार सुनते हैं, मक्ता। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम पेश करता है। मतला हो गया शुरुआत, मक्ता क्या हो, आखिरी वाला। जैसे हमारे गाँव की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। दीवारों पर नासिर, नासिर क्या है, शायर है, ठीक है, वही। तो आखिर में अपना तखल्लुस पेश कर रहा है, इसलिए इसको मक्ता कहते हैं। आगे जैसे इकबाल का शेर है, आखिर में इकबाल अपना नाम यानी तखल्लुस पेश करते हैं। इकबाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्दे नेहा हमारा। यानी इकबाल कोई मुहर्रम, यानी मुहर्रम आपको पता है, यानी जिसके साथ निकाह यानी शादी करना हराम हो, यानी जो अपना रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार, वो कोई दुनिया में है नहीं। मालूम क्या किसी को दर्द, जो हमारा अंदर का गम है वो किसको कैसे मालूम होगा, ठीक है। चलिए अब और कुछ शेर के पॉइंट हैं, असनाफ है, देखते हैं। जैसे गज़ल, कसीदा, मरसिया क्या है, मसनवी, रुबाई, क़िता क्या है, नज़्म, हम्द, नात क्या है, मुखम्मस क्या है, मुसद्दस क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गज़ल। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ़ है, जिसका हर शेर एक मानवी इकाई की हैसियत रखता है, ठीक है। इजाज़ व इख्तिसार इसकी खूबी है। रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी के साथ गज़ल की मखसूस हैत तैयार होती है। देखिए गज़ल, आप उसकी मिसाल देख सकते हैं, ठीक है। गज़ल की एक मिसाल है, बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। खुद अपना फ़ैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता,
اسے بھی کیسے کر گزریں جو دل میں ٹھان لیتے ہیں، جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا، عبارت دیکھ کر جس طرح معنی جان لیتے ہیں، تجھے گھاٹا نہ ہونے دیں گے کاروبار الفت میں، ہم اپنے سر تیرا اے دوست ہر احسان لیتے ہیں۔ فراق یعنی فراق گورکھپوری کے اشعار ہیں، آخر میں اس کا کیا ہے یعنی مقطع ہے، ٹھیک ہے۔ فراق اکثر بدل کر بھیس ملتا ہے کوئی کافر، کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک غزل ہے، اب غزل میں کچھ چیزیں ہیں پوائنٹ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا، بھی بتایا میں نے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مطلع کے بعد والے شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم قافیہ ہم ردیف یعنی پہچان لیتے ہیں چادر تان لیتے ہیں، اس کے بعد والا ہے ٹھان لیتے ہیں جان لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے حسن مطلع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عام طور پر غزل یعنی شاعر غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص پیش کرتا ہے، جیسے اس میں آپ نے دیکھا پیش کیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں فراق، مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ والا تھا۔ غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت کہلاتا ہے، اسے بیت الغزل، سب سے اچھا شعر کیا کہلائے گا بیت الغزل کہلاتا ہے۔ آگے جو ہے قصیدہ دیکھ لیتے ہیں۔ قصیدہ کیا ہے؟ قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے، اس میں تخیل کی پابندی اور مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، بلند آہنگی اور پرشکو الفاظ کا استعمال اس کی اہم خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قصیدہ کی تعریف آپ نے دیکھ لی، قصیدہ کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل، نہ کھلا اٹھ پہر میں کبھی دو چار گھڑی، 15 روز ہوئے پانی کو منگل منگل، کبھی ڈوبی کبھی اچھلی مہ نو کی کشتی، ٹھیک ہے۔ بحر اخضر میں تلاطم سے پڑی ہے ہلچل، ٹھیک ہے۔ مہ نو یعنی جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، تلاطم یعنی جو آپس میں تھپیڑا لگتا ہے اس کو تلاطم کہتے ہیں۔ چلیے حیت کے اعتبار سے قصیدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے خطابیہ، ایک قصیدہ براہ راست مدح یا ذم سے شروع ہوتا ہے، دوسرا تمہیدیہ، ایک قصیدہ اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا، اس میں پہلے تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل کیے جاتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدہ کے دو قسمیں ہیں، ایک مدحیہ جس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے، دوسرا ہجویہ جس میں کسی کی مذمت یعنی ہجو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تشبیب، شاعر تمہید کے طور پر اشعار کہتا ہے، اسے تشبیب کہتے ہیں۔ غریز کیا ہے؟ وہ شعر جو تمہید اور مدح میں تعلق پیدا کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ مدح کیا ہے؟ مدح میں ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے، اس تعریف میں اس کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت، علم و فضل وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ حسن طلب، شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جن کا مقصد ممدوح سے اعزاز و اکرام حاصل کرنا، جیسے پہلے لوگ دربار میں رہتے تھے شعر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ دعا، قصیدہ کے آخر میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مرثیہ، مرثیہ بہت سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، اس کے معنی ہے رونا، آہ و بکا کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مرثیے کے لیے مسدس کی ہیئت مخصوص ہے، یعنی 6 لائن کے اشعار ہوتے ہیں۔ جس نظم میں واقعات کربلا، جیسے کربلا پہ بہت زیادہ مرثیہ کہا گیا، اسے مرثیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا مرثیہ کی مثال بھی، ٹھیک ہے۔ چلائے بصد غم میرے بھائی، کسی کے بھائی شہید ہو گئے ہیں اس پر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی، کیوں چشم ہے پرنم، یعنی آنکھیں ہیں پرنم، میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا دم، میرے بھائی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی،
हिचकी तुम्हें अब बात भी करने नहीं देती। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं मसनवी। बार बार सुनते होंगे मसनवी मसनवी। मसनवी ये लफ्ज़ सना से बना है जिसके लग़वी माना दो के हैं। मसनवी मुसलसल अशार के उस मजमूए को कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और हर शेर का काफ़िया बिलउमूम अलग होता है। इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया ना, आपने इसको भी देख लिया। अब आगे चलिए, मसनवी होगी, बस थोड़ा सा और है। अब मसनवी की एक मिसाल देख लेते हैं। गुले ची का जो अब पता चला है, गुल चुनने वाला जिसको माली भी कहते हैं। यूँ शाखे कलम से गुल खिला है, ओ बाद चमन चमन खरामा, यानी ओ बकावली परेशान। ठीक है, बकावली एक खूबसूरत फूल है। ठीक है, गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आते आते आई, देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुले ची के शगुफ़े खिल रहे थे। शगुफ़े यानी कली। ठीक है, गुले बाग जना था, जो जहाँ था एक एक हज़ार दास्तां था। ठीक है, गुले बाग यानी आवाज़ बुलंद, किसी को पुकारते हैं जब। रुबाई में और क्या, रुबाई देखिए जो जिसमें 4 लाइन के यानी शेर होते हैं। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज़्म होती है। उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। ठीक है, इसकी मिसाल एक देख लेते हैं। ए क्या कि हयाते जावेदानी क्या है। ठीक है, पहले देखो जहान फ़ानी क्या है। तो क्या है, क्या है, क्या है, देखिए हम काफ़िया हम रदीफ़ हैं। इस फ़िक्र में हो कि मौत से शय है रवां, ए भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है। ठीक है, देखिए तीसरा नहीं चौथा क्या है, चौथा भी हम काफ़िया है। रुबाई का चौथा मिसरा बहुत पुरज़ोर होता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन जैसे फ़लसफ़ा, अखलाक, रिंदी। ठीक है, रिंदी कहते हैं बेदीनी वग़ैरह। ठीक है, सरमस्ती, मज़हब, तसव्वुफ़, वाज़ोपंद, हुस्न इश्क़ के अलावा शायर के तजर्बात, मुशाहदात बयान किए जाते हैं। मुखम्मस, बार बार सुनते होंगे मुखम्मस। मुखम्मस को देख लेते हैं। वो अशार जिसमें 4 मिसरों की काफ़िया रदीफ़ अलग होती है और 5वें मिसरे में काफ़िया रदीफ़ एक से जुदा होता है और उसके लिखने वाले का ख़ास अंदाज़ भी होता है। जैसे बेरोज़गारी ने ए दिखाई है मुफलिसी, कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी, दीवारों के बीच समाई है मुफलिसी, हर घर में इस तरह की भर आई है मुफलिसी। मुफलिसी जिसको गरीबी कहते हैं। ठीक है, पानी का टूट जावे है जो एक बार बंद। ठीक है, अब देखिए ये सब अलग था। 5वां वाला क्या है, इसका अलग काफ़िया हो गया। ठीक है, इसी को हम मुखम्मस कहते हैं, इसको बंद भी कहते हैं। इस तरह एक नज़्म में कई बंद होते हैं। ठीक है, मुसद्दस जिसमें 6 अशार होंगे। ठीक है, वो 6 अशार जिसके 4 मिसरों में काफ़िया रदीफ़ अलग होता है और दूसरे 2 मिसरों में अलग होता है, उसके लिखने वाले का अलग अंदाज़ भी होता है। जैसे नौकरी ठहरी है ले दे के अब औकात, औकात अपनी। ठीक है, आगे क्या है, पेशा समझे थे जिसे हो गई ज़ात अपनी, अब ना दिन अपना रहा और ना ही रात अपनी, जा पड़ी गैर के हाथों में हर एक बात अपनी, हाथ अपने दिल आज़ाद के हम धो बैठे, एक दौलत थी हमारी सिवा से खो बैठे। ठीक है, अब देखिए दूसरे में अलग काफ़ी रदीफ़ हो गया। इसके भी बंद, इसको भी बंद कहते हैं। इस तरह एक नज़्म में कई बंद होते हैं, जैसे कल, जग, आदमी, नामा, अपनी, आमद, आप नज़्में हैं। ठीक है, आगे है क़िता। क़िता जिसको आप टुकड़ा कहते हैं। क़िता के लुग़वी माने किसी शय के टुकड़े के हैं। क़िता ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मज़मून का मुसलसल बयान हो, इसमें कम से कम 2 शेर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, आम तौर पर इसमें मतला नहीं होता। ठीक है,
शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। इसमें शायर तसलसल के साथ एक ही कैफियत या ख्याल बयान करता है। ठीक है, जैसे आप मिसाल देख सकते हैं, धूप मीना करके है। हल्की हल्की फुआरे के दौरान में दफ़ातन सूरज जो बेपर्दा हुआ, मैंने ये जाना कि वहशत में कोई रोते रोते खिलखिला कर हंस पड़ा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नज़्म। नज़्म शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें एक ही मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है, या एक ही तजर्बे का बयान हो, या एक ही वाक़या नज़्म किया जाए। नज़्म की सबसे बड़ी खूबी ख़याल की वहदत है। आम तौर पर हर नज़्म का कोई उन्वान होता है। ठीक है, जैसे सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो, पहनाए यानी पहनाए फ़िज़ा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहरी अय्याम, ना रेत के ज़र्रों में चमकने में है राहत, बेमिसल सबा तूफ़े गुलो लाला में आराम। ठीक है, गुलो लाला यानी फूल और बूटे जिसको कहते हैं। अब इसमें थोड़ा एक दो पॉइंट और है। हैत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। एक होती है पाबंद नज़्म। वो नज़्म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूल की पाबंदी की गई हो। मुअर्रा नज़्म वो नज़्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िया की पाबंदी ना हो। ठीक है, आगे है आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िया और अदीब की पाबंदी, आजकल आज़ाद नज़्म बहुत चल रही है, नहीं होती है। उसके अरकान बहर में कमी बेशी हो सकती है, इसी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं। नसरी नज़्म, ये नज़्म छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी होती है और ना बहर व वज़न की। ठीक है, अब एक है हम्द व नात। हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम नात कहते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक देकर ज़रूर जाइए और आगे कुछ आप 9873603812 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कोई और डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आगे वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।